तो कहानी की शुरुआत एक बच्चे से होती है जो कि किसी नई दुनिया में ही री इनकारनेट हो चुका था। लेकिन तभी उसकी मदर उसके सामने आती है। अचानक से हमारी सीरीज का एमसी, जिसका नाम किनो होता है, वो अपने स्टैट्स विंडो को खोलता है और अपने स्टैट्स देखना शुरू कर लेता है। उसे पता चलता है कि अभी तक तो उसका कोई नाम भी नहीं है, और यहाँ तक कि अभी तक उसके पास कोई भी पावर नहीं है। वो अपने स्टैट्स को देखना शुरू करता है, लेकिन तभी उसके फादर, जो कि उस किंगडम के एम्परर थे, अब वो वहां पर आ चुके थे। और जब वो उस बच्चे को देखते हैं, वो बोलते हैं, लगता है मेरा ही बच्चा है, और उसका चेहरा तो सेम मेरे जैसा ही मिलता है। आगे अब वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू कर लेते हैं। हमारा एमसी, जिसका नाम किनो था, अब वो भी एक नई दुनिया में री इनकारनेट करने का डट चुका था, और यहाँ तक कि अब उसके पास काफी नई नई पावर्स भी आ चुकी थीं। लेकिन तभी वहां पर क्राउन प्रिंस का एक चीफ अब वहां पर आ चुका था। वो एम्परर को बोलता है, एम्परर, हम लोगों को इसका नाम क्या रखना चाहिए? हम लोग इसका नाम रखेंगे नो आर्केराइट, और ये इस किंगडम का 13th इंपीरियल प्रिंस होगा। और अब सब इस बातचीत को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। इतने में ही नो अपने स्टैट्स को वापस से खोलता है। उसे पता चलता है कि अब उसका नेम चेंज हो चुका है, और अब वो नो 13th इंपीरियल प्रिंस बन चुका है। इस वर्ल्ड में जितने भी प्रिंस होते हैं, दरअसल उन लोगों को इंपीरियल प्रिंस कहा जाता है। हम देखते हैं एम्परर को, जो कि अपने चीफ को बोलता है, चीफ, मुझे ये बताओ कि आखिरकार मेरे बेटे के पास कौन सी पावर है। हम देखते हैं कि चीफ नो को बैप्टाइज करना शुरू कर लेता है। वो उस पर मैजिकल स्पेल मारता है, जिससे कि अब उसके पूरी की पूरी स्टैट्स और बाकी चीजें अब बाकी लोगों के सामने आ चुके थे। सभी लोगों को पता चलता है कि उसका वाटर लेवल का मैजिक डबल एस रैंक का है। और जब सभी लोग इस बात को सुनते हैं, तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। उन लोगों को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता कि किसी बच्चे के पास डबल एस रैंक की मैजिकल स्पेल भी हो सकती है। यानी कि इस बच्चे ने पहले ही अपने आप को अवेटन कर दिया है। और अब जब बाकी लोगों को इसके बारे में पता चलता है, तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी कर नहीं पाया। बाद में जाकर हम 6 साल बाद की कहानी को देखते हैं, जहां पर कि अब नो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। उसे इस वर्ल्ड के बारे में काफी कुछ नई नई चीजें पता चल चुकी थी। जैसे इस वर्ल्ड का नाम मैरिस एम्पायर है, और यहाँ पर जो कोई भी प्रिंस होते हैं, उन लोगों को इंपीरियल प्रिंस कहा जाता है। सभी मेड्स नो को तैयार करती है, और अब वो फाइनली अपने काम पर निकल चुका था। सबसे पहले वो ब्रेकफास्ट करता है, लेकिन तभी उसकी एक सुंदर सी मेड, जिसका नाम की एलिन था, वो वहां पर आती है। और नो को भी ये मेड काफी ज्यादा पसंद होती है। वो उसे बोलती है, नो प्रिंस, दरअसल आपको फोर्थ प्रिंस बुला रहे हैं। और अब जब नो को इस बारे में पता चलता है, तो वो सीधा ही उसे मिलने के लिए वहां पर निकल चुका था, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसका ही भाई था। हम नो को देखते हैं, वो आगे बढ़ता है, जो कि अपने बड़े भाई एल्बर्ट से मिलता है, और वो इस किंगडम का सेकंड प्रिंस था। और वहीं साइड में हेनरी भी था, जो कि इस वर्ल्ड का फोर्थ प्रिंस था। एल्बर्ट नो को बोलता है, मेरे भाई, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है। और अचानक से पूरा का पूरा रूम डार्क माना से गिर चुका था। यहां तक कि नो भी इस चीज को देखकर थोड़ा बहुत घबरा चुका था। वहां पर एक सर्वेंट आता है, जिसके हाथ में की एक अजीब सा ताबूत था। वो जैसे तैसे करके उस ताबूत को नीचे रख लेता है। और जैसे ही नो उस चीज को देखता है, वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि वो चीज कोई नॉर्मल चीज नहीं थी, बल्कि कोई डेमोनिक चीज थी। जहां तक कि उसका माना प्रेजेंस ही काफी ज्यादा खतरनाक था। लेकिन तभी उसका बड़ा भाई द सेकंड प्रिंस एल्बर्ट अब वहां पर आ चुका था। वो नो को बोलता है, नो, इसे उठाओ। और नो अपने बड़े भाई के ऑर्डर को मना नहीं कर पाता, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी उस स्वर्ड को उठाना ही पड़ता है। और जब वो स्वर्ड को उठाता है, तो वो काफी ज्यादा भारी थी। यहां तक कि हेनरी उसे बोलता है, ये कोई नॉर्मल स्वर्ड नहीं है, बल्कि एक डेमोनिक स्वर्ड है, क्योंकि इसे मास्टर करने में ही तकरीबन 120 लोगों ने अपनी जान को गंवा लिया था। यहां तक कि नो भी उसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि उसका माना प्रेजेंस और बाकी चीजें काफी ज्यादा खतरनाक थीं। लेकिन तभी हेनरी और एल्बर्ट उसे बोलते हैं, इसे अच्छे से मास्टर करना, क्योंकि ये इस किंगडम की इकलौती सबसे पावरफुल मैजिक स्वर्ड है, और जो कि सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए बनी है। और अब इतना कहने के बाद अब वो लोग वहां से निकल जाते हैं। और रात के समय जब नो वापस से सोने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी वो अपनी सर्वेंट जोई से पूछता है, जोई, आखिरकार तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझे कुछ उदास लग रही हो। लेकिन जोई उसे कुछ भी नहीं बताती। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। नो के लाख कहने पर अब जोई उसे अपनी पूरी की पूरी बातचीत बताना शुरू कर देती है। वो उसे बोलती है, प्रिंस, दरअसल जहां पर मैं रहती थी, अब वहां पर फ्लड आ चुका है। और जो कोई भी मेरी फैमिली थी और जो कोई भी मेरे रिलेटिव्स थे, अब उनके पास रहने के लिए घर नहीं है और खाने के लिए खाना नहीं है। यहाँ तक कि मेरे रिलेटिव्स ने तो मुझे रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए कह दिया है, ताकि मैं वहां पर जॉब कर पाऊं और थोड़े बहुत पैसे कमा पाऊं। लेकिन तभी नो उसे ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। वो उसे बोलता है, चाहे जो भी हो जाए, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली।
और मैं तुम्हारी मदर को भी किंगडम में ही जॉब असाइन कर दूंगा। क्या इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डायलन मेरे पास आओ। इतने में हम देखते हैं कि नो का एक और सर्वेंट अब वहां पर आ चुका था। वो उसे बोलता है, डोसू एरिया में बहुत ज्यादा फ्लड आ चुका है, जहां पर कि जोई का होम टाउन है। चाहे तुम जैसे भी करो लेकिन वहां पर कुछ रहने के लिए जमीन ले लो। लेकिन तभी डायलन उसे बोलता है, प्रिंस ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन तभी नो अपने मन में सोचने लग जाता है कि उन लोगों के पास रॉयल्टी फंड में और बाकी फंड को मिलाकर 5 लाख रेन है, यानी कि जो इस वर्ल्ड की करेंसी होती है। लेकिन उन लोगों के पास अभी भी 2 लाख रेन कम पड़े हैं, यानी कि उस जमीन की कीमत तकरीबन 7 लाख रेन होगी। लेकिन तभी नो डिसाइड करता है कि जो लैंड उसे फादर ने दी थी वो उसे बेच खाएगा और उसे आराम से 2 लाख रेन तो कमा ही लेगा। और लास्ट में जाकर वो डोसू एरिया को बाय कर लेगा। और अब सभी के सभी लोग इस बात को मान चुके थे। प्रिंस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब अगले दिन सुबह होते ही वो लोग डोसू विलेज निकलने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। लेकिन तभी अब हेनरी भी वहां पर आ चुका था। सॉरी बड़े भाई, मुझे माफ करना, मैंने आपको देखा नहीं। क्या तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, हम लोग डोसू विलेज में जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर फ्लड आ चुका है और मैंने वहां पर कुछ लैंड को बाय कर दिया है। वाओ, ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है। नो, जरा मेरे पीछे आना, मुझे तुमसे कुछ बातचीत करनी है। आगे हम नो और हेनरी को देखते हैं, जो कि आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। हेनरी नो से बातचीत करना शुरू करता है। नो उसे बोलता है, क्या आप मुझसे उसी स्वर्ड के बारे में बातचीत करने के लिए आए हो? हाँ, मैं उसी के लिए आया हूँ। जैसा कि एल्बर्ट ने कहा, वो स्वर्ड काफी ज्यादा सस्पिशियस है, क्योंकि उस स्वर्ड के पास अपनी इच्छा है और बेहतर यही होगा कि तुम उसे यहीं पर रखो, क्योंकि वो स्वर्ड काफी ज्यादा खतरनाक है। और अब कहीं ना कहीं नो को पता चल चुका था कि वो स्वर्ड काफी ज्यादा खतरनाक है। आगे हम नो को देखते हैं, जो कि अपने सबऑर्डिनेट के साथ अब फाइनली डोसू विलेज में निकल चुका था। वो लोग अब फाइनली डोसू विलेज तक पहुंच चुके थे, जहां पर कि वो लोग देखते हैं कि डोसू विलेज तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। वहां पर हर एक घर और हर एक बाकी चीज एकदम खत्म हो चुकी थी। वो लोग अपने भेस को बदलकर डोसू विलेज में जाते हैं, जहां पर कि वो लोग देखना शुरू कर देते हैं कि आखिरकार इस विलेज की हालत क्या है और क्या इस जगह पर कुछ खाने के लिए बचा भी है या फिर नहीं। लेकिन तभी अचानक से दूर कहीं से एक अजीब सी आवाज आनी शुरू हो चुकी थी और जो कोई भी वहां के लोग होते हैं वो जल्दी से वहां पर निकल जाते हैं। बाद में जाकर उन लोगों को पता चलता है कि यहीं का एक लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल लॉर्ड गैरिल उन लोगों को खाने के लिए दे रहा है, ताकि वो यहाँ पर कुछ तो अजीब अजीब सी चीजें पका सके। सबसे पहले नो उस बनाए गए खाने की एक बाइट लेता है और वो बोलता है, थू, आखिरकार ये क्या है? ये तो काफी घटिया सा है। तो जोई उसे बोलती है, प्रिंस क्या आप ठीक तो हो ना? लेकिन तभी पीछे से एक बुढ़ाऊ बोलता है, हम काफी ज्यादा लकी है, कम से कम लॉर्ड गैरिल हमें कुछ खाने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि ये एम्पायर की ओर से खाना है। इतने में हम देखते हैं कि अब खुद लॉर्ड गैरिल अब वहां पर आ चुका था और जब नो उसे देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लॉर्ड गैरिल आगे बढ़ता है और वो उस खाने को देखता है और वो बोलता है, ये तो काफी अच्छा है, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए, क्योंकि इन लोगों का जीना मरना एक बराबर है। और नो को इस बात को सुनकर काफी गुस्सा आ चुका था, इसीलिए वो सीधा ही लॉर्ड गिरिल के पास जाता है और उससे बात करना शुरू कर लेता है। लॉर्ड गिरिल, मुझे लगता है कि तुमने लोगों को पैसे देकर यहाँ पर बुलवाया है। बच्चे, तुम काफी छोटे हो, लेकिन तुम्हारी जुबान काफी बड़ी चलती है। क्यों ना मैं तुम्हें खत्म कर लूं? वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, लेकिन तभी नो गैरिल को बोलता है कि ये सब कुछ उसने जानबूझकर किया है। यहाँ तक कि गैरिल उसे बोलता है, बच्चे, क्या तुझे पता नहीं कि इन चीजों को अफोर्ड करने में भी काफी ज्यादा पैसा लगता है? क्या आखिरकार ये तुम क्या बोल रहे हो? ये सब कुछ हमारा एम्पायर इन लोगों को दे रहा है और बदले में तुम उन लोगों से पैसे खा रहे हो। और वो लोग नो की बातों को बिल्कुल भी सीरियसली लेते नहीं। इतने में ही नो उन लोगों को बोलता है, तुम इन मासूम लोगों की मदद नहीं कर सकते। आखिरकार तुम अपने आप को इंसान क्यों बोलते हो? जिससे कि लॉर्ड गैरिल और उसके चमचों को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। बच्चे, तूने क्या बोला? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? क्या तू जानता नहीं कि आखिरकार मैं कौन हूं? यहां तक कि गैरिल अब नो से लड़ने के लिए एकदम रेडी हो चुका था। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है और इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ एक है और वो है मौत। और इतने में ही नो गैरिल पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से वहां पर वही स्वॉर्ड जिसका नाम किलवाइथल था, अब वो वहां पर आ चुकी थी। वो लोग आपस में बैटल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले नो उस स्वॉर्ड को अपनाता है, लेकिन वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल थी, इसीलिए वो नो को अपना मास्टर बनाने के लिए एकदम इनकार कर देती है। लेकिन नो फिर भी नहीं रुकता। वो एक बार वापस से उसे मास्टर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्वॉर्ड फिर भी नहीं मानती, क्योंकि लेवाइथिन की पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। यहां तक कि नो व्यू उसकी इस पावर को देखकर काफी शॉक्ड हो चुका था। क्या इस स्वॉर्ड में इतनी पावर भी हो सकती है? लेकिन तभी वहां पर नाइट कैप्टन रोवन अब वहां पर दौड़ते दौड़ते अब वहां पर आ चुका था और अब उसे पता लग चुका था कि लॉर्ड ग्रेव को किसी ने मार दिया था
और जब वो नो को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो उसे बोलता है, 13 प्रिंस, मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पर आ रहे हो। क्या आप मुझे जानते हो? हाँ, मैं आपको जानता हूँ, मैं रोविन ग्रीन हूँ और मैं आपके ही भाई हेनरी के घर में काम करता हूँ। और जब बाकी लोगों को इस बारे में पता चलता है कि वो टिंगू सा बच्चा कोई और नहीं बल्कि 13 प्रिंस है, तो वो उसे रिस्पेक्ट देने के लिए नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन तभी नो उन लोगों को बोलता है, अब से फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम हम संभालने वाले हैं, और जिससे कि सभी के सभी लोग अब काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। इसका मतलब हम लोगों को अच्छा खाना खाने को मिलेगा। और इस इंसिडेंट के बाद नो अपने फादर से मिलने के लिए एम्परर हॉल में जाता है। नो, मैरिस एम्पायर के 13th इंपीरियल प्रिंस, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी और मैंने सुना कि तुमने मेरी दी गई लैंड को बेच दिया। हाँ, आपने जो कुछ सुना वो सही सुना। क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिरकार ऐसा क्यों है? डोस एरिया, जहां से कि मेरी एक मेड है, उसे हाल फिलहाल में ही फ्लड का सामना करना पड़ा। इसीलिए मैंने उस जगह को खरीदने के लिए आपकी दी गई लैंड को बेच दिया, क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। ये चीज तुमने काफी अच्छी की, और यहाँ तक कि तुमने उस विलेज में वाटर मैजिक स्वॉर्ड को भी मास्टर किया। हाँ, मैंने ऐसा ही किया। इसके बाद वो लोग नो के न्यू स्टैट्स को देखते हैं, जहां पर कि उन लोगों को पता चलता है कि अब उसका वाटर मैजिक लेवल ट्रिपल एस रैंक का हो चुका है। यहाँ तक कि जिस चीज को देखकर अब वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। इतने में किंग नो को बोलता है, नो, मैं चाहता हूं कि तुम इसी प्रकार से अपने टैलेंट से मेरी मदद करते रहो। हाँ, मैं बिल्कुल करूंगा। आगे अब नो और जोई मैरिस एम्पायर के कैपिटल सिटी रेड स्ट्रीट में आ जाते हैं, और यहाँ पर वो लोग दरअसल किसी काम से आए थे। अब वो लोग फाइनली एक अजीब से हॉल में जाना शुरू करती है, जहां पर कि सबसे पहले नो जाता है, और साथ साथ में अब उसकी पीछे आती है, जो कि सभी लोगों के लिए गाना गाना शुरू करती है। और यहाँ तक कि नो को उसका गाना काफी ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि उसने इस वर्ल्ड में आकर पहली बार किसी गाने को सुना था और उसे वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ तक कि उसकी आवाज में नो को थोड़ा बहुत दर्द भी दिखाई दे रहा था। अब नो को लगता है कि उसे कैसे भी करके इसके साथ दोस्ती करनी होगी। बाद में जाकर नो अपने मन में सोना शुरू करता है, ये इतना भी बुरा नहीं गा रही, और जहां तक मैं सही हूं, इसका नाम एलिस है। लेकिन तभी अचानक से पीछे से आवाज आती है, इस घटिया सी आवाज को बंद करो। अचानक से वहां पर एक मोटा आदमी और उसके साथ के दो, लेकिन तभी वो लड़की बोलती है, मेरे पास इसके अलावा कोई भी दूसरा काम नहीं है। लेकिन तभी वो मोटा सा आदमी उस लड़की की बेइज्जती करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि वो उसे बोलता है, मुझे हंसाओ मत, तुम्हें भी पता है कि तुम अपने बाप की डेब्ट को कैसे पूरा कर सकती हो। बस मुझे तुम्हारे साथ एक रात चाहिए। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं, और बाकी के नल्ले लोग कुछ भी कर नहीं पाते। लेकिन तभी पीछे से नो लोगों को बोलता है, रुक जाओ बच्चे, अपनी मम्मी के पास वापस निकल जाओ। लेकिन तभी हम लोग नो को देखते हैं, वो आगे बढ़ता है और बोलता है, इंपीरियल लॉ 60 के अनुसार तुम एक लड़की को उसकी बॉडी सेल करने के लिए बोल रहे हो, जो कि एक गुनाह है, और इसके बदले में मैं तुम्हें मारने के लिए भी बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन तभी अब वो मोटा सा आदमी नो को गले से पकड़ पर कि एलिस्टे उसे बताती है कि उसके फादर का डेप्ट अभी भी उस पर भारी है, और अब वो सिंगिंग करके उसे चुका रही है, और वो पैसे उसके लिए पूरे नहीं पड़ते, क्योंकि उसकी माँ बीमार भी है। लेकिन अब बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता चल चुका था कि वो लड़का कोई आम लड़का नहीं, बल्कि वो तो 13 प्रिंस है। आगे नो और एलिस्टे आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, जहां पर कि नो उसे बोलता है, मैं तुम्हें हर महीने 25 रहन दूंगा, ताकि तुम अपनी सिंगिंग पर फोकस कर सको। जिससे कि अब एलिस्टे भी काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी, और अब नो जोई के साथ वापस से अपने कैसल में आ चुका था, और जहां पर कि वो गेट के पास उन्हीं लैंडर्स को देखता है जो कि उससे पहले भिड़े थे। लेकिन तभी वो अपने मेट से बोलता है, अब वैसे ये लोग कौन हैं? ये आपसे माफी मांगने के लिए यहाँ पर आए हैं, और ये लोग खुद को लैंडर्स बोलते हैं। लेकिन नो अपने मेट से बोलता है, चाहे जो भी हो जाए उन लोगों को अंदर मत आने देना। और तभी फोर्थ प्रिंस हेनरी भी नो से मिलने के लिए वहां पर आ चुका था। हेनरी नो को बोलता है, बड़े भाई, यहाँ पर हम बातें नहीं कर सकते, इसीलिए प्लीज आप अंदर आइए। वो लोग अंदर जाते हैं, जहां पर कि नो हेनरी को पूरी की पूरी बात बता देता है। लगता है वो सिंगर तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आ चुकी है। हाँ, वैसे मुझे वो पसंद तो है, पर प्लीज उससे मुझे छीन मत लेना। बहुत बढ़िया, तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो। आगे अब वो लोग लिवाइथन के बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं, और जहां पर कि हेनरी नो से बोलता है, मैंने सुना कि तूने लिवाइथन को मास्टर कर लिया, क्या ये सच है? वैसे मैं उसे पूरी तरीके से मास्टर नहीं कर पाया, लेकिन मैंने उसे कंट्रोल करना सीख लिया है। आगे अब नो भी लिवाइथन के बारे में हेनरी को बताना शुरू करता है कि आखिरकार उसकी क्या क्या पावर है। वो लैंडर्स अभी भी नो के गेट के बाहर ही थे, ताकि वो लोग कैसे भी करके नो से माफी मांग पाए। लेकिन तभी अब वो मोटे को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो जोर से बोलना शुरू करता है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस पिद्दे से बच्चे को मसल के रख लूंगा। ताहिब देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि नो जैसे छोटे से बच्चे ने लिवाइथन को मास्टर कर लिया है। खुशी में उसे रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, लगता है ये वही 13 प्रिंस है। लेकिन तभी रेडॉक नो को बोलता है, मास्टर, आखिरकार ये स्वॉर्ड कैसी है? नो उसे बताता है कि ये क्राउन प्रिंस की तरफ से उसे गिफ्ट मिला था, और इसे वो लोग लिवाइथन के नाम से बोलते हैं। क्या लिवाइथन? वो तो एक नेशनल लेवल का ट्रेजर है। और सभी के सभी लोग लिवाइथन के नाम को सुनकर ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि लिवाइथन कोई आर्म स्वॉर्ड नहीं थी, बल्कि वो तो नेशनल लेवल का ट्रेजर था। मरने के करीब आ चुके थे। आखिरकार ये क्या है? प्रिंस, आपने काफी अच्छा किया। लगता है यही नेशनल लेवल ट्रेजर की पावर होती होगी, और अब आपने इस चीज को कंट्रोल कर दिया है। और अब सभी लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे।
वो लोग बोलना शुरू करते हैं, लगता है अब प्रिंस हमारी जान को बचाने वाले हैं। लेकिन तभी नो के पास रेडॉक वहां पर आता है और वो उसे बोलता है, प्रिंस हमें उस लड़के का क्या करना चाहिए, बस इसे ऐसा ही छोड़ लो। आगे हम देखते हैं कि सभी के सभी नोबल लोग एक के बाद एक करके प्रिंस से मिलना शुरू करते हैं ताकि वो लोग प्रिंस से अपनी जान पहचान को आगे बढ़ा पाएं। लेकिन तभी वहां पर एक अजीब सा बंदा आता है जिसका नाम की बैरन एलन था। वो बोलता है, मेरा नाम बैरन एलन है और मैं एलन कंपनी का मालिक हूँ और ये मेरी बेटी स्टडी है। लेकिन तभी नोवा बैरन को बोलता है, बैरन क्या तुम्हारी बेटी अडॉप्टेड है? हाँ, पर आपको कैसे पता? बस मुझे पता चल चुका था। आगे जाकर अब वो आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। इतने में नोवा उसे बोलता है, तो क्या तुमने इस लड़की को किसी स्लेव से परचेज किया था? हाँ सर, मैंने ऐसे ही किया था। इंटरेस्टेड है? मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप मेरे कैसल आना और वहां पर हम लोग बातें करेंगे। और जब बैरन को इस बात का पता चलता है तो वो सच में ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था और काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में भी आ चुका था। और इतना कहने के बाद अब वो पार्टी से निकल जाता है, क्योंकि अगर वो ज्यादा देर तक यहाँ पर रहता तो सभी के सभी लोग उसके दुश्मन बन जाते। मास्टर, आपको कैसे पता चला कि वो लड़की अडॉप्टेड है? लेकिन तभी हम देखते हैं कि नो की वो लड़की अब काफी ज्यादा एग्रेसिव मोड में आ चुकी थी। नोवा उसे बोलता है, जब मैंने पहले लेवाइथन की पावर को एक्टिवेट किया तो उस लड़की ने खुद से पहले बायन को सेव करने की कोशिश की। इसका मतलब कि वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, जिससे कि मुझे पूरी की पूरी बात का पता चल गया। मास्टर, आप तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो। आगे अब नोवा को वॉल स्ट्रीट में बस यूं ही घूम रहा था, लेकिन तभी उसकी मुलाकात अचानक से एट प्रिंस द ऑस्कर आर्ट से होती है। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि ऑस्कर नोवा को यहाँ पे देख के काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि कोवॉल स्ट्रीट में उसका छोटा भाई क्या कर रहा है। पाए वो लोग डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाते हैं जहां पर कि उन लोगों को कुछ तो अजीब अजीब प्रकार की चीजें मिलती है। लेकिन तभी ऑस्कर नोवा के पास आता है और वो उसे बोलता है, लगता है आज हमें कुछ भी मिलने नहीं वाला। लेकिन तभी हम नोवा को देखते हैं और वो एक शॉप से एक बुक को परचेज कर लेता है। और जैसे ही ऑस्कर उस चीज को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। क्या कहीं सच में वो तो नहीं ये एंड्रिया का ग्रेमोर है, जो कि एक लेजेंडरी सोर्सरर थी। इसकी सही कीमत तकरीबन 1000 रॉन होगी और नोवा ने तो उसे परचेज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 रॉन को बर्बाद किया था। इतने में ही ऑस्कर नोवा को बोलता है, नोवा यहाँ से भाग जाओ क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन तभी नोवा लेवाइथन का यूज करने में ऑस्कर नोवा की इस पावर को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि नोवा के पास भी इतनी पावर कैसे हो सकती है। लेकिन तभी अचानक से उन लोगों के पास एक ट्रेडर आता है और वो उन लोगों से बोलता है, मेरा नाम एलन है और मैं पास में ही एंटीक शॉप का मालिक हूँ। प्लीज मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ आओ। क्या तुम्हारी शॉप में कोई ट्रेजर है? मैं चाहता तो हूँ कि वो कोई ट्रेजर निकले। पर इतना कहने के बाद अब नोवा और ऑस्कर उसकी शॉप की ओर आगे बढ़ना शुरू करने लगते हैं और जहां पर कि वो शॉप ओनर उन लोगों को एक अजीब सी रेड रिंग को दिखाता है। वो उन लोगों को बताता है कि ये एक अजीब सा ट्रेजर है, तो इसीलिए वो ट्रेडर उन दोनों प्रिंस को इस चीज को ट्राई करने के लिए बोलते हैं। ऑस्कर नोवा को बोलता है, नोवा तुम्हें इसे ट्राई करना होगा। देखते हैं कि वो रेड रिंग एक आर्मर में कन्वर्ट हो चुकी थी और सभी के सभी लोग इस चीज को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। नोवा अपने स्टैट्स को देखता है लेकिन उसमें उसे कुछ भी डिफरेंस नहीं लगता। इसकी कितने पैसे हुए? कोई बात नहीं नोवा, इसके पैसे मैं इसे दे दूंगा। समझ लो ये चीज मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और अब नोवा जोई से मिलने के लिए कोबाल्ट स्ट्रीट में वापस कर तो इस चीज को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था और उसे पता चलता है कि नोवा ने अब इस आर्मर को भी फाइनली मास्टर कर लिया है। और अब आगे नोवा राइट सीट में जाता है जहां पर कि वो देखता है कि वो सिंगर तो अभी भी सिंगिंग कर रही थी। लेकिन तभी वहां पे 2 अजीब से आदमी आते हैं और वो सिंगर के लिए एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। आज रात इस लड़की को मैं ले जाऊंगा, नहीं मैं ले जाऊंगा। लेकिन तभी अब वहां पे नोवा आता है और उन दोनों के बीच एक शील्ड को समन करके ओलिवाइथन की एबिलिटी का यूज करके अब उन दोनों को वहां से भगा देता है। क्या तुम यहाँ के ओनर हो? हाँ मैं ही हूँ। अगली बार से ऐसे आदमियों को अंदर मत घुसने देना। लेकिन सर ऐसे आदमियों से ही हमारा बिजनेस चलता है। अच्छा तो सॉरी, मुझे इसके लिए माफ करना। मैं तुम्हारे पूरे के पूरे बिजनेस को खरीदना चाहता हूँ और बदले में मैं तुम्हें दूंगा पूरे के पूरे 1000 रॉन। और अब जब बाकी लोग इस चीज को सुनते हैं तो वो लोग सच में ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। प्रिंस, मुझे समझ नहीं आता कि आखिरकार मैं वापस से आपको कैसे रीपे करूंगी। बस तुम मेरे लिए सिर्फ गाते रहना। आपको मेरी सिंगिंग इतनी ज्यादा पसंद है। तो और अब नोवा की सभी मेड्स उसे तैयार कर देती है। वो उसे बताती है कि आज की सुबह उसकी एक मीटिंग होने वाली है। अब हम लोग नोवा को देखते हैं और अब वो फाइनली मीटिंग अटेंड करने के लिए अब एक रूम में निकल चुका था जहां पर कि वो एक आदमी से मिलता है। इस आदमी का नाम डन होता है और ये किंगडम ऑफ हॉलजॉय का गवर्नर होता है। और वो उसे बोलता है, मास्टर नो, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। वो उसे बताता है कि उसका किंगडम ऑफ हॉलजॉय में कुछ समय पहले ही फ्लड आया था, जिससे कि हर एक चीज और हर एक बिल्डिंग वहां पे डिस्ट्रॉय हो रखी थी। नोवा से बोलता है, हम लोग इस बारे में बातचीत करते हैं। और दरअसल जो ये किंगडम ऑफ हॉलजॉय था वो नोवा के टेरिटरी के अंदर ही आता था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके अब उसकी हेल्प करके रहेगा। और तभी डन उसे बोलता है, 13th प्रिंस नोवा,
शायद से आपको याद नहीं होगा, पर हम लोग 18 महीने पहले मिले थे, जब मुझे किंगडम ऑफ हॉल जॉय का गवर्नर बनाया गया था। ठीक है, मैं आपकी परेशानियों को तो समझ चुका हूँ, लेकिन आप मुझसे क्या चाहते हो? हम लोगों को अपने किंगडम हॉल जॉय को बनाने के लिए इंपीरियल एम्पेरर की ओर से कोई भी फंड्स नहीं मिले। उन लोगों का कहना यह है कि हम लोगों के पास अब टैक्स भरने के लिए कोई भी पैसे नहीं बचे, इसलिए इसके बदले में अब वो लोग हमें कोई भी फंड नहीं दे सकते। जिस चीज को सुनकर नोवा सच में ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि इंपीरियर के लोगों ने और बाकी लोगों ने तो पहले ही हॉल को काफी कुछ पैसे दे दिए थे और साथ साथ में उन लोगों को फंड्स भी दे दिया था। अब नोवा इस बात को सुन के काफी गुस्से में आ चुका था। वो उसे बोलता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इंपीरियर की ओर से तो आपके विलेज के लिए पहले ही फंड्स जारी हो चुकी है। हाँ सर, इसके बारे में मुझे पता है, लेकिन होम मिनिस्टर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और अब नोवा सच में ही काफी गुस्सा आ चुका था, इसीलिए वो सीधा ही होम मिनिस्टर से मिलने के लिए, जिसका कि नाम मैवर था, उसके मैंशन में पहुंच जाता है। और जहां पर कि वो मोटू भद्दा आदमी लंच कर रहा था, अब वहां पे नोवा भी आ चुका था और अब वो उससे बातचीत करना शुरू करता है। लेकिन तभी नोवा उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के उसे पहले ही बोल देता है, प्लीज आप मुझसे ऐसी बातें मत करना वरना बहुत बुरा हो सकता है। मैवरिक अब थोड़ा बहुत घबरा चुका था, उसे बिल्कुल भी समझ आता है कि आखिरकार ये बच्चा है तो है कौन। वो उसे बोलता है, अरे नहीं नहीं, हम लोग किंगडम ऑफ हॉल जॉय को फंड्स नहीं दे सकते, क्योंकि अब इन लोगों के पास टैक्स भरने के लिए कोई भी पैसा नहीं है और ना ही तो अब इन लोगों के विलेज से हमें कुछ फूड मिलता है। आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, क्योंकि इनके विलेज पे हाल फिलहाल में ही फ्लड का सामना करना पड़ रहा है और अब उन लोगों के पास कोई भी पैसा नहीं बचा, इसीलिए इंपीरियल कैपिटल ने उन लोगों के विलेज के लिए कुछ पैसा दे दिया था। और अब मैवरिक भी इस बारे में समझ चुका था कि इस बच्चे को सब कुछ मालूम है, इसलिए वो अलग अलग बहाने बनाना शुरू करता है। अरे हाँ हाँ, सच में मुझे याद आया, इंपीरियल कैपिटल की ओर से तो उन लोगों को फंड्स आ रखे थे, लेकिन तभी एम्पिरर ने मुझसे कहा कि उन लोगों को एक नया कैसल बनवाना है जहां पर कि एम्पिरर रह सके, इसलिए उसकी लग्जरी को मेंटेन करने के लिए हॉर्स कैसल को बनाने के लिए हम उन फंड्स का यूज कर रहे हैं। और अब नोवा को पता चल चुका था कि जो ये होम मिनिस्टर है, ये सच में ही काफी झूठ झूठ बोल रहा है। यहाँ तक कि अब डन की सभी उम्मीदें एकदम खत्म हो चुकी थी, क्योंकि मैवरिक ने इस काम में एम्पेरर के नाम को इंक्लूड किया था और अब वो उसे बता चुका था कि नोवा भी इस चीज को रिजेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन तभी हम लोग नोवा को देखते हैं, वो वापस से उसी मोटे बंदे को बोलता है, आप जो कुछ भी कह रहे हो वो एकदम झूठ है। हमारे किंगडम के लोग काफी मजबूरी में हैं और इस दौरान किंग बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि कोई उनके लिए कैसल बिल्ड करे। वो मोटा अब नोवा की बात को सुन के सच में ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था और अब उसे पता चल चुका था कि जो नोवा है वो कोई आम छोटा बच्चा नहीं है, बल्कि उसके पास तो सच में ही काफी दिमाग भी है। यहाँ तक कि अब वो मोटा सच में ही काफी डर चुका था। वो सीधा ही नोवा के पास जाता है और उसे माफी मांगता है। वो उसे बोलता है, मुझे माफ करना, जैसा आप कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। और तभी डैन भी अब नोवा की इस काबिलियत को देख के सच में ही काफी शॉक्ड हो चुका था और अब डैन को पैसे मिल चुके थे। वो वापस से अपने विलेज में जाता है ताकि वो वहां पर हर एक चीज को रीबिल्ड कर पाए। लेकिन तभी नोवा के पीछे अचानक से एक मैसेंजर आता है और वो उसे बोलता है, मास्टर आपको किंग में बुलाया है। और अब नोवा जोई के साथ अपने डैड से मिलने के लिए वहां पे निकल जाता है, जहां पर कि उसकी मुलाकात एम्परर से होती है और अब वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करती है। नोवा, मैंने हाल फिलहाल में ही तुम्हारे बारे में सुना कि तुमने किंगडम ऑफ हॉल जॉय के साथ और उस गवर्नर के साथ वहां पर क्या किया। बहुत अच्छे नोवा, तुम ऐसे ही करते रहो। क्या डैड, आपको इतनी जल्दी पता चल गया? हाँ बिल्कुल, तुमने काफी अच्छा काम किया। लेकिन तभी अब वो नोवा को बोलना शुरू करता है कि उसे लिवाइथन, यानी कि जो उसकी स्वॉर्ड है, उसे मास्टर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसे फ्यूचर में कॉम्बैट की जरूरत पड़े। मैंने इस किंगडम के सबसे ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन डेमियन को तुम्हें सिखाने के लिए यहाँ पर लाया है, जिससे कि तुम लिवाइथन को मास्टर करना सीख सकते हो। और तभी हम लोग कमांडर डेमियन को देखती है। वो किंग से बोलता है, किंग मेरे मास्टर, इससे पहले मैं नोवा को सिखाऊं, लेकिन सबसे पहले मुझे इनके साथ एक स्वॉर्ड फाइट को करना होगा ताकि मैं इनकी काबिलियत का पता लगा सकूं। और अब वो दोनों ही स्वॉर्ड फाइट करने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। डेमियन अपनी जेब से अपनी बड़ी स्वॉर्ड को निकालता है और अब वो नोवा पे अटैक करने के लिए एकदम रेडी हो चुका था। और अब इतने में ही नोवा को भी रियलाइज होता है कि लिवाइथन तो काफी एक्साइटमेंट में आ चुकी थी। वो डेमियन पे एक अटैक करता है, जिससे कि अब डेमियन की स्वॉर्ड नीचे गिर चुकी थी और अब डेमियन हार मान जाता है। वो किंग को बोलता है, किंग मुझे माफ करना, मैं नोवा को कुछ भी सिखा नहीं सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी मुझसे काफी ज्यादा बेहतर है। और जब किंग इस बात को सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और तभी किंग भी अब नोवा को बोलता है, नोवा मैं चाहता हूं कि तुम किंगडम में आने वाले नाइट सिलेक्शन एग्जाम के हेड जज बन जाओ। और अब नोवा भी इस चीज को सुनकर सच में ही काफी खुश हो चुका था, क्योंकि अब नाइट सिलेक्शन एग्जाम में जो कोई भी नाइट सिलेक्ट होगा उसे नोवा का बॉडी गार्ड बनना होगा। और अब नोवा के पास तो एक स्किल होती है, उसके पास जितना ज्यादा एलाइज होंगे उतने ही ज्यादा उसकी पावर भी होती रहेगी। लेकिन तभी वो अपने फादर को बोलता है, फादर मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ किसी एक जगह के नाइट एग्जाम का हेड जज बन जाऊं, ताकि मैं हर एक नाइट को डीपली अप्रेस कर पाऊं। ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा ही होगा। और अब नोवा वापस से अपने घर में जाता है, जहां पर कि वो जोई को नाइट सिलेक्शन एग्जाम के बारे में बताना शुरू करता है।
जोई, क्या तुम्हारे विलेज में से कोई नाइट आने वाला है? हाँ, आने वाला है। और कितने आने वाले हैं? सिर्फ एक, क्योंकि हमारा विलेज एक ही नाइट को अफोर्ड कर पाता है। जिस चीज को सुनकर अब नोवा काफी सीरियस हो चुका था, वो जल्दी से अपने बटलर डेलन को वहां पर बुलाता है। वो उसे बोलता है, डेलन, मैं चाहता हूं कि जो कोई भी नाइट बाहर की कंट्री से हमारे किंगडम में आए, तुम उनकी प्रोटेक्शन करो और साथ साथ में उन लोगों का पूरा ख्याल रखो। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम्हारे इसमें कितने भी पैसे लग जाएं। ठीक है मास्टर, आप जैसा चाहो वैसा ही होगा। और अब इतने में ही एलन भी नोवा के पास आ जाता है ताकि वो एक बिजनेस डील को वहां पर ब्रेक कर सके। और इतने में ही नोवा उसकी प्राइसिंग लिस्ट और बाकी चीजों को देखता है। और बाद में जाकर नोवा को एहसास होता है कि एलन ने बेफालतू में ही उसे काफी डिस्काउंट दे दिया था। और वो उसे बोलता है, एलन, क्या तुमसे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो चुकी है? लेकिन तभी एलन उसे बोलता है, अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो तुमने मुझे इतना डिस्काउंट क्यों दिया है? क्योंकि आप रॉयल हो। लेकिन नोवा को पहले ही इस चीज के बारे में पता चुका था कि जो एलन है वो जरूर कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पका रहा है। वो उसे बोलता है, एलन, मुझे पता है कि कोई भी मर्चेंट ऐसे ही अपने पैसे फेंकता नहीं। तुम्हें जरूर मुझसे कुछ चाहिए होगा। तुम बोल सकते हो। क्या आपको सच में पता चल गया? आगे जाकर अब एलन उसे बताना शुरू करता है कि नाइट सिलेक्शन एग्जाम के सेम दिन ही कुछ सर्वेंट को सिलेक्ट करने का, जो कि आगे जाकर कैसल में काम करने वाली है, उन लोगों का भी एक एग्जाम होने वाला है। इसलिए एलन चाहता है कि उसकी मनपसंद की एक लड़की नोवा की सिफारिश से कैसल में एक्सेप्ट हो जाए। पर नोवा को पहले से ही इस चीज का काफी एहसास हो चुका था। उसे कहीं ना कहीं बता चुका था कि यह सच में ही काफी ज्यादा डेंजरस स्टेप होने वाला है। क्योंकि अगर गलती से भी कोई लड़की, जैसे कि एलन जानता है, वो कैसल में सिलेक्ट हो गई, तो जो कुछ भी कैसल में हो रहा होगा वो एलन को पहले ही पता चल जाएगा। और अगर ऊपर से वो लड़की किंग को पसंद आ गई तो एलन को काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। और अब नोवा भी उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर देता है। लेकिन तभी वो उसे बोलता है, एलन, मैं इतनी जल्दी किसी भी सर्वेंट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं उस लड़की को तभी एक्सेप्ट करूंगा अगर वो मुझे भी पसंद आएगी। ठीक है 13th प्रिंस, जैसा आप कहो। लेकिन एलन, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो ये चीज तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। और अब इतना कहने के बाद नोवा वापस से अपने घर जाने के लिए एकदम रेडी हो चुका था। लेकिन तभी वो अपने स्टेट्स विंडो को देखता है। वो देखता है कि अब उसके काफी एट्रीब्यूट इंक्रीज हो चुके हैं। लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी एक स्किल, जिसका नाम की वाटर मैजिक था, वो थोड़ी बहुत डाउन हो चुकी है। और वो डबल एस से सिर्फ और सिर्फ एस रैंक की हो चुकी है। जिससे कि अब उसे एहसास हो चुका था कि जरूर किंगडम में कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। वो जोई को जल्दी से वापस किंगडम में जाने के लिए बोलता है। वो लोग जल्द से जल्द अब वहां पर आ चुके थे। इतने में हम लोग नोवा को देखते हैं, जो कि अपने फादर के पास था। और तभी किंग के पास एक अजीब सर्वेंट आता है और वो उसे पूरी की पूरी बातों को बता देता है। किंग भी नोवा को देखकर सच में ही काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी। वो उसे बोलते हैं, नोवा, तुम बिल्कुल ठीक थी। एल्मीरिया में कुछ चोर लोग घुसाए हैं, जो कि हमारे किंगडम में भी आगे जाकर अटैक कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि तुम वहां पर जाओ और उन लोगों का पता लगाओ और उन लोगों को खत्म कर लो। लेकिन तभी नोवा अपने आईक्यू का यूज करता है और वो किंग को बोलता है, नहीं, मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे बिग ब्रदर हेनरी भी मेरे साथ आएं। ठीक है नोवा, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। और अब हेनरी और नोवा वैगन में बैठकर आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो किंगडम एल्मीरिया में जा सके और वहां पर कुछ रेबल लोगों को खत्म कर पाएं। और तभी अचानक से नोवा को एहसास होता है कि उसकी स्वॉर्ड लिवाइथन उसे रोकने के लिए बोल रही है। वो सभी लोगों को रोक कर रख देता है और तभी वो वैगन से बाहर जाता है। लेकिन तभी कुछ लोग उस पर पॉइजन मैजिक का यूज करके उसे ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी नोवा भी अपने शील्ड मैजिक का यूज करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर देता है। वो लिवाइथन को बाहर निकालता है और सभी लोगों को बेहोश कर देता है। अब हेनरी भी वहां पर आ चुका था। वो उसे बोलता है, हम लोगों को इन्हें खत्म नहीं करना चाहिए था ताकि हम लोग इनसे कुछ इन्फो को ले पाएं। लेकिन तभी नोवा भी अब उसे बताता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ बेहोश हैं और अभी तक ये लोग मरे नहीं हैं। और अब नोवा को भी इस बैटल से एहसास हो चुका था कि जितने भी ये लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वॉर हॉर्स पर आते हैं। इसीलिए वो अगले दिन ही सीधा ही एलन के पास जाता है और अब उससे वो बातचीत करना शुरू करता है। वो उसे बोलता है, एलन, मैं तुम्हें जो कुछ भी बताऊंगा वो टॉप सीक्रेट है। तुम्हारे किंगडम यानी कि एल्मीरिया में कुछ रेबेलियन लोग घुसाए हैं, जो कि हमेशा हॉर्स पर बैठकर अटैक करते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें 10,000 रहन दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम मार्केट में से हॉर्स फूड को बाय कर लो ताकि उन लोगों के लिए वो बचे ही ना, जिससे कि उन लोगों के हॉर्स काफी वीक हो जाएंगे और हम लोग उन लोगों को काफी आसानी से हरा सकते हैं। और एलन तो उसके इस प्लान को सुनकर सच में ही काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका था। और अब नोवा भी वापस से किंग के पास आ जाता है। बाद में जाकर किंग उसे बताता है, जिस रेबेलियन को तुमने पकड़ा था, हमने उन लोगों से काफी कुछ इन्फॉर्मेशन पा ली है। जिस चीज को सुनकर के अब नोवा थोड़ा बहुत सस्पिशियस हो चुका था। वो अपने फादर को बोलता है, क्या उन लोगों ने इतनी इजीली इन्फॉर्मेशन दे दी? क्या पता वो लोग झूठ भी बोल सकते हैं। इतने में हम लोग किंग को देखते हैं। वो नोवा से बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोगों ने उनको टॉर्चर किया था। जिस चीज को सुनकर के अब नोवा भी काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुका था। उन रेबेलियन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि उन लोगों को क्राउन प्रिंस
यानी कि 13th प्रिंस नोवा को किडनैप करके किंग से बार्गेनिंग करनी थी। लेकिन अब वो लोग इस चीज में बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि नोवा ने उन लोगों को पहले ही खत्म कर दिया था। आगे हम किंग को देखते हैं और अब वो नोवा की वापस से तारीफ करना शुरू कर देता है। वो उसे बोलता है, नोवा जो ऑर्डर तुमने एलन को दिया था वो काफी अच्छा था, यानी कि हॉर्स फूड को चोरी करने का। और जब नोवा अपने फादर से इस चीज को सुनता है तो वो सच में ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि उसने हाल फिलहाल में ही इस ऑर्डर को दिया था और उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि किंग तक उसका ऑर्डर इतने जल्दी पहुंच चुका है। और यहां तक कि उसने क्राउन प्रिंस यानी कि एल्बर्ट को भी पूछा था कि आखिरकार रैबल लोगों को रोकने के लिए उन लोगों को क्या करना चाहिए। और एल्बर्ट का मानना था कि उन लोगों को रैबल लोगों के खाने को ही डिस्ट्रॉय करना चाहिए और उन लोगों के सभी खाने को बाय करना था। लेकिन वो लोग इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते, क्योंकि अगर वो लोग गलती से भी इस चीज को कर लेते तो वो नॉर्मल रेबेलियन लोग नॉर्मल ह्यूमंस पर अटैक कर देते, जिससे कि उस विलेज में दंगे हो जाते। और अब इसी चीज को लेकर किंग नोवा से काफी ज्यादा खुश था। धीरे धीरे करके अब नोवा सच में ही काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका था। वो अपने मन में सोचता है, मुझे इस किंगडम का सबसे खतरनाक प्रिंस बनना होगा। और वो वापस से एलन के साथ मिलने के लिए जाता है, जहां पर कि एलन भी अब उसे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन उनको दे देता है कि आखिरकार वहां पर हो क्या रहा है। एल्मीरिया में अब सभी के सभी रेबेलियन लोग काफी ज्यादा दंगे कर रहे हैं और साथ साथ में वो सभी लोगों को मार भी रहे हैं, जिस चीज को देखकर नोवा और किंगडम के बाकी लोग काफी ज्यादा डिप्रेशन में आ चुके थे। और तभी एलन भी नोवा को पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को दे देता है। वो उसे बताता है कि उसने हॉर्स की हर एक फूड को और बाकी चीजों को उन लोगों से खरीद लिया है। लेकिन तभी वो नोवा को बोलता है, प्रिंस मुझे पता है आप काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन रेबेलियन का कमांडर जिसका नाम भी करवुन है, आपको उससे बचकर रहना होगा, क्योंकि उसके पास कर्ज मैजिक भी है। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन तभी पीछे से अब वहां पर नो की सर्वेंट वहां पर आ चुकी थी। मास्टर आपसे मिलने के लिए एक सोल्जर गेट पर आ रखा है। और उस सोल्जर से मिलने के लिए अब नो भी वहां पर निकल जाता है। वो सोल्जर को देखता है जिसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इतने में हम सोल्जर को देखते हैं और अब वो नोवा को एल्मीरिया में होने वाले दंगे के बारे में और रेबेलियन के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन को दे देता है, जिस चीज को सुनकर के अब नोवा काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। तभी वो अपने सर्वेंट को बोलता है, इस सोल्जर को रिवॉर्ड के तौर पर 10,000 रहन दे दो। लेकिन प्रिंस, आपको तो इन्फॉर्मेशन के बारे में पहले ही पता था, आखिरकार आपने उसे रिवॉर्ड क्यों दिया? बाद में जाकर नो उसे बताता है कि इस सोल्जर ने अपनी जान पर खेलकर उस इन्फॉर्मेशन को दिया था और अब इसीलिए नो को लगता है कि वो सोल्जर पर काफी ज्यादा ट्रस्ट कर सकता है। नोवा डिसाइड कर देता है कि वो किसी भी हालत में रेबेलियन को खत्म कर देगा और साथ साथ में उनके लीडर यानी कि करवुन को भी। अब नोवा वापस से अपने कमरे में जाता है, लेकिन तभी उसके पास वहां पर रोते रोते जोई अब वहां पर आ चुकी थी। वो उसके हाथों में 500 रहन को दे देती है और एक अजीब सी शीशी को भी। वो उसे बोलती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जोई, आखिरकार हुआ क्या? बाद में जाकर जोई उसे बताती है कि किसी एनोनिमस मैन ने उसे 500 रहन दिए और साथ ही साथ में एक अजीब सा मैजिकल पोशन। उन लोगों ने उसे कहा था कि जोई को ये पोशन नो की चाय में मिलाना है ताकि वो बेहोश हो जाए और जिससे कि बाद में जाकर वो रेबल लोग नो को किडनैप भी कर सकती है। लेकिन तभी नोवा बोलता है, जोई तुमने काफी अच्छा काम किया, इसीलिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर 5,000 रहन देता हूं। लेकिन मास्टर, मैं कैसे ले सकती हूं? और अब वो जोई को ऑर्डर दे देता है। वो उसे बोलता है, जोई मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, तुम्हें मेरी चाय में इस पोशन को मिला देना है और जैसे ही मैं सो जाऊं रूम से बाहर निकल जाना, ताकि वो रेबेल लोग तुम्हें नुकसान ना पहुंचा पाएं। और अब जोई भी इस बात को समझ चुकी थी। वो वैसा ही करती है जैसे कि नोवा ने उसे करने को कहा था। हम वापस से नोवा को देखते हैं जो कि एक वैगन में था। अचानक से अब उसकी आंख खुल जाती है, लेकिन तभी वो अपने पास लिवायथन को भी देख लेता है, क्योंकि उसने चोरी छिपे लिवायथन को अपने पास रख लिया था। और इतने में ही नोवा लिवायथन को बोलता है, लिवायथन मुझे पास्ट की यादें दिखाओ। नोवा के कहने पर अब लिवायथन भी उसे अपनी पास्ट की मेमोरीज दिखाना शुरू करती है। और अब हम लोग नोवा को देखते हैं और अब वो पूरी की पूरी पास्ट की मेमोरीज देख लेता है। अब उसे साफ साफ दिख जाता है कि आखिरकार वहां पर हुआ क्या था। नोवा ने जैसे ही उस पोषण वाली चाय को पिया, अचानक से वहां पर कुछ रेबेल लोग वहां पर आ चुके थे और इतने में ही जोई भी रूम से बाहर निकल चुकी थी। और वहीं हम लोग रेबेलियन लोगों को देखती है। वो नोवा को लेकर जल्द से जल्द अपने लीडर तक पहुंचाती है। वो आगे बढ़ना शुरू करती है और आराम करने के लिए वो लोग कैंपर को लगा देती है। लेकिन तभी अचानक से नोवा उनके पीछे आ चुका था। वो सभी के सभी रेबल लोग नोवा को पीछे देखकर काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुके थे और अब वो उसे खत्म करने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। वो सभी लोग नोवा पर एक साथ ही अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी नोवा भी लिवायथन की पार की हेल्प से उन लोगों को मारना शुरू कर देता है, जिससे कि वो 1 सेकंड में ही अब सभी के सभी लोगों को वहां पर खत्म कर देता है। लेकिन तभी वहां पर जोई भी अब रॉयल गार्ड्स को लेकर वहां पर आ चुकी थी, लेकिन नोवा ने तो पहले ही हर एक आदमी को वहां पर खत्म कर लिया था। और अब नोवा उन लोगों को ऑर्डर देता है, इन सभी लोगों को बंदी बना लो। और अब सभी की सभी गार्ड रैबल लोगों को उठाना शुरू कर देती है। लेकिन तभी उनमें से एक गार्ड जमीन पर पड़ी हुई एक स्वॉर्ड को उठा ही रहा था, लेकिन तभी नोवा को कुछ तो अजीब सा प्रेजेंस का फील हो चुका था।
नोवा जल्दी से उस स्वॉर्ड के पास जाता है जहां पर कि वो देखता है कि उस स्वॉर्ड पर तो कर्ज लगा हुआ है और उस कर्ज से काफी इंटेंस मियाज्मा आना शुरू हो चुका था। और अब नोवा को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि ये काम जरूर उन लोगों के कमांडर यानी कि करफुन ने किया होगा। इसीलिए वो अपनी स्वॉर्ड यानी कि लेवाइथन को बाहर निकालता है और अब वो उसे बोलता है, लेवाइथन क्या तुम इसके यूजर को ढूंढ सकती हो? और अब लेवाइथन भी उसे हाँ बोलती है। और अब यहाँ तक कि लेवाइथन तो मारने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी। लेकिन तभी हम लोग वापस से लेवाइथन की पार को देखती है और वो उस कर्ज को फील कर देती है। अब लेवाइथन वापस से अपनी पार का यूज कर देती है और वो कहीं दूर से करफुन को ढूंढ लेती है और वो सीधा ही 1 सेकंड में ही अब करफुन को पकड़कर उसे खत्म कर देता है। और यहाँ तक कि नोवा तो लेवाइथन की इस पार को देखकर सच में ही काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। और अब वो वापस से किंग के पास जाता है और अब किंग को भी पता चुका था कि आखिरकार नोवा ने वहां पर रहकर क्या किया था। वो उसे बोलता है, नोवा तुमने काफी कमाल कमाल की चीजें की हैं। और अब उन रैबल लोगों का लीडर एकदम खत्म हो चुका था, जिसे कि हेनरी वापस से एल्मारिया में जाता है और जो कोई भी लोग दंगे कर रहे थे और विद्रोह कर रहे थे उन लोगों को पकड़कर बंदी बना लेता है। और अब हम लोग सभा में बैठे हुए किंग और बाकी लोगों को देखते हैं। वो लोग यहाँ पर डिसाइड करने वाले थे कि आखिरकार उन लोगों को उन रैबल लोगों के साथ जो कि विद्रोह कर रहे थे उन लोगों के साथ क्या करना चाहिए। लेकिन तभी हम लोग किंग को देखते हैं, वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। इसीलिए वो सभी लोगों को बोलता है, मैंने डिसाइड किया है कि हम उन सभी लोगों को खत्म कर लेंगे। लेकिन तभी नोवा पूरी की पूरी भरी सभा में किंग को ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। वो उसे बोलता है, नहीं किंग आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी भी लॉ के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं है। जिस चीज को सुनकर कि अब किंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि एक छोटा सा बच्चा भरी सभा में उसका विद्रोह भी कर सकता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं खुश हो चुका था। वो उसे बोलता है, 13 प्रिंस तुमने काफी अच्छा काम किया। मैं अभी बहुत ही गलत काम करने वाला था, लेकिन तुमने मुझे रोक लिया। इसके बदले में मैं तुम्हें एक न्यू टाइटल देता हूं जो कि वाइस का है। जिस चीज को सुनकर के सभी के सभी लोग काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि वाइस का टाइटल सच में ही काफी ज्यादा रेयर होता है। और अब जब सभी लोग सुनते हैं कि किंग ने पहली बार किसी बच्चे को टाइटल दिया था तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। और यहाँ तक कि किंग भरी सभा में बोल देता है, नोवा अगर तुम पहले पैदा हुए होते तो क्या पता मैं तुम्हें क्राउन प्रिंस बना देता। जिससे कि सभी के सभी लोग किंग की इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि ये सच में ही काफी ज्यादा ऑनर की बात होती है। आगे अब वहां पर प्रेसिडेंट भी अब वहां पर आ चुके थे। किंग उसे बोलता है, मैं चाहता हूं कि तुम लोग इन रैबल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दो, क्योंकि छोटी सी सजा में मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाऊंगा। और अब राजा नोवा से बोलते हैं, नाइट सिलेक्शन एग्जाम जल्दी होने वाला है, तो क्या तुमने सोचा है कि आखिरकार तुम उन लोगों का टेस्ट कैसे लेने वाले हो? और वहीं हम लोग बाद में नोवा को देखते हैं जो कि फाउंटेन के किनारे पर बैठा हुआ था। लेकिन तभी उसके आसपास के कुछ लोग बाल्टी में पानी भरे उसके पास खड़े थे। वो उन लोगों को बोलता है, जल्दी से मेरे ऊपर इस पानी को फेंक लो। और ठीक वो लोग ऐसा ही करते हैं। जैसे ही वो लोग ऐसा करते हैं, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि नोवा की शील्ड वहां पर ऑटोमेटिक ही एक्टिव हो जाती है, जिससे कि नोवा बिल्कुल भी गीला नहीं होता। और अब वो किंग के पास जाता है और वो उनसे बोलता है, जो कोई भी नाइट नाइट सिलेक्शन एग्जाम में अपने अटैक को मेरे सबसे पास ले आएगा, मैं उसे ही विनर घोषित कर दूंगा। और जब किंग नोवा के इस टैक्टिक्स को सुनते हैं तो वो सच में ही काफी एक्साइटमेंट में आ चुके थे। और वो उसे बोलती है, नोवा तुम काफी ज्यादा कमाल के हो। वैसे ये काफी अच्छा तरीका है किसी को भी जजमेंट करने का, लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज भी है। क्या पता अगर कोई नाइट काफी पावरफुल हो और अगर उसका अटैक तुम पर आ गया तो तुम क्या करोगे बच्चे? लेकिन तभी नोवा बोलता है, आप इसकी फिक्र मत कीजिए, मैंने सब कुछ पहले से ही सोच के रखा है। लेकिन तभी हम लोग फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और किंग को देखते हैं। वो लोग अब एक तहखाने की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं, जहां पर की कुछ अजीब सी चीज रखी हुई थी। लेकिन तभी प्राइम मिनिस्टर किंग को बोलते हैं, आपने नोवा से बोला था कि अगर तुम पहले पैदा हुए होते तो तुम क्राउन प्रिंस हो सकते थे। आपको ऐसा लगता कि आपने थोड़ा बहुत गलत बोल दिया? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नोवा काफी ज्यादा समझदार है और साथ साथ में वो मेरे सभी बेटों में से काफी टैलेंटेड भी है। यहाँ तक कि उसने मेरे डिसीजन को सही भी किया और उसने एनिमी के लीडर को बिना बैटलफील्ड में जा ही खत्म कर दिया था। और अब वो दिन फाइनली आ चुका था, जिस दिन की मैरिस एम्पायर यानी कि वॉरियर के एम्पायर में नाइट सिलेक्शन एग्जाम शुरू हो चुका था। और यहाँ पर हर साल नाइट सिलेक्शन एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि ये वॉरियर का एम्पायर होता है। लेकिन तभी हम लोग बहुत से लोगों को देखते हैं, वो सभी लोग एक बैटलफील्ड में आ जाते हैं। और तभी वहां पर एक नाइट भी वहां पर आ चुका था, ताकि वो ये डिफाइन कर पाए कि क्या वो असली नाइट बनने के काबिल भी है या फिर नहीं। और इस बार के एग्जाम को खुद नोवा ही कंडक्ट करने वाला है और यहाँ तक कि उन लोगों को जज भी करने वाला है। हम लोग नोवा को देखते हैं जो कि आराम से बैठकर चाय पी रहा था। और जो कोई भी आदमी या फिर जो कोई भी नाइट नोवा की शील्ड को तोड़ लेगा वो सीधा ही इस एग्जाम में पास हो जाएगा। वो आदमी अब आगे बढ़ता है और वो नोवा पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी अचानक से लेवाइथन और उसकी रिंग अपने आप को एक्टिवेट कर देती है, जिससे कि अब वहां पर एक शील्ड समन हो चुकी थी। और वो नाइट तो उसे बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर पाता। वो नाइट अपने मन में बोलता है, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये काफी ज्यादा हार्ड है।
और यहाँ तक कि किंग भी आज वाले एग्जाम को देखकर काफी खुश था, क्योंकि ये काफी ज्यादा वियर्ड वे है किसी को भी जजमेंट करने का। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिरकार नोवा किस प्रकार के नाइट को चूज करेगा। लेकिन तभी वहां पर एक और नाइट वहां पर आ चुका था, और तभी वो सीधा ही नोवा पर फायर मैजिक का यूज कर देता है और अब वो उस पर अपनी फुल पावर से अटैक कर देता है। लेकिन जैसे ही धुआं हटता है, हम देखते हैं कि नोवा को तो कुछ भी नहीं हुआ। उसका प्रोडक्शन बैरियर अभी भी उसे सेक रहा था, और यहाँ तक कि अब वो वाला कैंडिडेट भी एकदम हार चुका था। अब शाम होने वाली थी, यानी कि आज के दिन का नाइट सिलेक्शन एग्जाम खत्म होने वाला था। लेकिन तभी अब वहां पर इस एग्जाम की लास्ट कैंडिडेट अब वहां पर आ चुकी थी। वो एक क्यूटी सी लड़की थी जिसका नाम की शिर्ले ग्रांट्स था, और अब वो नोवा को मारने के लिए और नोवा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। वो उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है, लेकिन तभी नोवा अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर देता है। अचानक से हम लोग देखते हैं कि उसकी स्वॉर्ड तो उसकी शील्ड को ब्रेक करके रख देती है। हम देखते हैं कि अब वो नोवा की शील्ड को ब्रेक करके अब वो इसे फाइनली इंजॉर्ड कर लेती है। सभी लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, लेकिन तभी अब वहां पर बाकी के रॉयल गार्ड्स अब वहां पर आ चुके थे, जो कि उस लड़की को पकड़ लेती है और वो उसे बोलती है, आखिरकार तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने छोटे प्रिंस को इंजॉर्ड करने की कोशिश की। और अब वो सभी के सभी लोग उस लड़की को पनिशमेंट देने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। लेकिन तभी नोवा वहां पर आता है और वो उन लोगों को बोलता है, इस लड़की ने आज वाले एग्जाम को पास कर दिया है। और सभी लोग इस चीज को सुनकर सच में ही काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। यहाँ तक कि वो लड़की खुद भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुकी थी। आगे अब हम लोग नोवा और जो लड़की जिसका नाम की शिरली था उनको देखते हैं। वो लोग अब आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। नोवा उसे पूछता है, आखिरकार तुम्हारा आर्मर तुम्हें कहाँ से मिला, जिस पर कि वो लड़की जवाब देती है, ये जनरेशनल है और भाई इसके प्लॉट्स तो सच में ही काफी मस्त थे। और अब वो लड़की भी काफी दुखी हो चुकी थी, क्योंकि उसे लगा था कि नोवा उसे पनिशमेंट देने के लिए एकदम रेडी हो चुका है। लेकिन तभी नोवा उसे बोलता है, देखो मैं तुम्हें एक ऑर्डर देता हूँ, तुम वापस से उसी अटैक को मेरे ऊपर वापस से अटैक करो। लेकिन तभी शिरले हिचकिचाते हुए बोलती है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन तभी नोवा उसे बोलता है, तुम एक नाइट हो और तुम्हारा काम है ऑर्डर्स को फॉलो करना। और अब शिरले के पास कोई भी अदर ऑप्शन नहीं था। वो अपनी स्वॉर्ड को वापस से उठा लेती है और अब वो वापस से नोवा पर उसी सैम अटैक को कर देती है। लेकिन इस बार नोवा थोड़ा बहुत सीरियस हो चुका था। वो अपनी शील्ड को समन कर देता है और इस बार तो शिरले उसकी शील्ड को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर पाती। और अब वो लड़की सोच में पड़ चुकी थी, आखिरकार ये क्या हुआ। नोवा उसे बताता है कि हर एक नाइट का काम होता है ऑर्डर को फॉलो करना, और एग्जाम के दौरान उसने अपनी शील्ड को जानबूझकर ब्रेक किया था, ना कि शिरले ने उसे हरा दिया था। और ऐसा इसीलिए था क्योंकि उसे शिरली काफी ज्यादा पसंद थी। और अब शिरली भी उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देती है। वो उसे बोलती है, मास्टर मैं जीने से मरने तक सिर्फ और सिर्फ आपके ही साथ रहूंगी और आपके ही ऑर्डर को फॉलो करूंगी। नोवा अब अपने स्टैट्स को देखता है। बाद में जाकर उसे पता चलता है कि शिरले के फाइट के बाद अब उसके स्टैट्स भी सच में ही काफी ज्यादा ऊपर हो चुकी है और काफी ज्यादा इंक्रीज भी हो चुकी है। लेकिन तभी अब वहां पर जोई और एम्परर डॉक्टर अब वहां पर आ चुका था, ताकि वो नोवा की चोट को वापस से रिकवर कर पाए। लेकिन शिरले तो इस चीज को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने डॉक्टर को अपनी जिंदगी में पहली बार देखा हो। लेकिन तभी नोवा उसे बोलता है, शिरले तुम इतने ध्यान से क्या देख रही हो। और बाद में जाकर वो उसे बताती है कि उसके विलेज में कोई भी डॉक्टर नहीं होते। तो नोवा उसे बोलता है, तो अगर तुम लोग इंजर्ड हो जाते हो तो तुम क्या करते हो। हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रे करती है और किन्हीं जड़ी बूटियों से अपने आप को हील करती है। तो नोवा उसे बोलता है, मैं चाहता हूं कि तुम अपने विलेज के इंटेलिजेंट लोगों और हार्ड वर्किंग लोगों को डॉक्टर के पास रख लो, ताकि वो उसे सीख पाए। जिस चीज को देखकर कि अब शिरले सच में ही काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि कोई प्रिंस इतना ज्यादा काइंड भी हो सकता है। अगली सुबह हम लोग शिरले को देखते हैं। वो जल्दी से अपने प्लॉट आर्मर को पहन लेती है और अब वो नोवा को सर्व करने के लिए एकदम रेडी हो चुकी थी। और भाई प्लीज यार उस तिल को देखना बंद करो। वो आगे बढ़ती है जहां पर कि उसकी मुलाकात जॉय से होती है। वो थोड़े और आगे बढ़ना शुरू करती है जहां पर कि अब बाकी मेड भी उसे देख लेती हैं। और अब वो सभी के सभी लोग शिरले के आने से सच में ही काफी खुश हो चुकी थी। लेकिन तभी शिरले उन लोगों को बोलती है, आखिरकार आप लोग किस बारे में बात कर रहे हो। और वो सभी के सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि आखिरकार फ्यूचर में जाकर नोवा की शादी किससे होने वाली है। लेकिन तभी शिरले उसे बोलती है, लेकिन नोवा तो सिर्फ 6 साल का है ना, पर इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड तो काफी बड़ी है ना। और यहाँ तक कि किंगडम के सभी मेड्स और किंगडम की सभी लड़कियों का नोवा पर काफी बड़ा वाला क्रश होता है। वो सभी के सभी लोग अब जॉय को टीज करना शुरू करते हैं, क्योंकि उसे भी नोवा काफी ज्यादा पसंद था। आगे अब हम शिरली को देखते हैं और अब वो फाइनली नोवा के पास आ जाता है। लेकिन तभी अब वहां पर नोवा से मिलने के लिए नाइट्स का कमांडर भी अब वहां पर आ चुका था। और वो उसे बोलता है, प्रिंस सभी नाइट्स नाइट सिलेक्शन एग्जाम से काफी खुश हैं, उनसे कहना मैं भी उन लोगों से काफी खुश हूँ। और अब इतना कहने के बाद अब वो कमांडर वहां से बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी वो शिरली को बोलता है, अगर तुम हमेशा नोवा के साथ रहोगी तो तुम फायदे में रहोगी और वो तुम्हें कभी भी गलत रास्ते पर जाने नहीं देगा। आगे अब हम नोवा, जॉय और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि उसी सिंगल के कॉन्सर्ट में वहां पर आए हुए थे। वो सभी लोग आपस में एंजॉय करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी हम लोग एलन और उसकी बेटी सिंडी को भी देखते हैं, जो कि नोवा के पास आते हैं और वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी नोवा उन लोगों को बताता है, एलन इस पार्टी में काफी सारे मर्चेंट्स आए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों के साथ दोस्ती करो। हाँ मास्टर, जैसा आप कहो। और अब वो लोग वहां से निकल जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से नोवा के पास
अब जॉय वहां पर आ चुकी थी और अब वो उसे एक अजीब सा लेटर को दे देती है, जिस चीज को देखकर कि नोवा, शिर्ली और जॉय काफी ज्यादा घबरा चुके थे और अब उन लोगों को लग रहा था कि इस लेटर में जरूर कुछ ना कुछ तो सस्पिशियस चीज होने वाली है। लेकिन तभी लेवाइथन भी कुछ अजीब सा रिएक्ट करना शुरू कर देती है। बाद में जाकर अब नोवा फाइनली उस लेटर को खोल देता है और उसे पता चलता है कि लेटर तो उसी के सोल्जर ने दिया था। वो उसे बताता है कि अल्मारिया की रेबल्स वापस से हरकत में आ चुकी हैं और अब नोवा को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि आखिरकार वो सोल्जर है कौन जिसने कि उसे सस्पिशियस लेटर को दिया था। वो कोई और नहीं था बल्कि वही पुराना सोल्जर था जिसने कि अपनी जान की बाजी लगाकर नोवा को वापस से इन्फॉर्मेशन दे दी थी। लेकिन अब नोवा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत घबरा चुका था। उसे उस सोल्जर की चिंता होना शुरू हो चुकी थी क्योंकि अब वो वापस से अल्मारिया में उन लोगों पर स्पाई करने के लिए वहां पर निकल चुका था। और तभी अब नोवा जॉय को बोलता है, जॉय, मुझे पता है कि अब वो सोल्जर की जान खतरे में आ चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द उस सोल्जर के पास जाओ और अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत है तो आकर मुझे बताओ। और अब कहीं ना कहीं जो नोवा होता है वो थोड़ा बहुत गिल्ट में आ चुका था। अगली सुबह उसे वापस से वो लेटर मिल जाता है जहां पर कि वो देखता है कि जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। उन अल्मारिया के रेबल्स को वो सोल्जर मिल चुका था और उन लोगों ने उसे काफी ज्यादा टॉर्चर भी किया था, यहाँ तक कि उन लोगों ने उस पर कोई भी मर्जी नहीं दिखाई और उसे पीटते रहे। लेकिन ठीक समय पर वो सोल्जर हेनरी और बाकी लोगों को मिल गया। अभी उसकी जान तो ठीक है लेकिन अभी भी वो थोड़ा बहुत अनकॉन्शियस हो चुका था। आखिरकार ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ मेरी ही गलती है। आगे अब शिर्ली और नोवा मार्केट में जाते हैं ताकि वो अपने भाई हेनरी के लिए कुछ बढ़िया सी गिफ्ट को खरीद पाएं और अब वो फाइनली एक शॉप में निकल जाते हैं जहां पर कि शॉप का ओनर नोवा को बढ़िया बढ़िया सी गिफ्ट दिखाना शुरू करता है। लेकिन तभी नोवा की नजर एक अजीब से टूल पर पड़ती है। वो उसे बोलता है, आखिरकार ये क्या है। बाद में जाकर अब शॉप ओनर उसे बताता है, मास्टर, ये तो गॉडेस लिंसे का स्टैचू है जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 2 ही है। शिर्ली को तो वो स्टैचू सच में ही काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। नोवा उसके पास जाता है और अब उसे ध्यान से देखना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि अब नोवा का बड़ा भाई ऑस्कर भी अब वहां पर आ चुका था और अब वो भी उसी लिंसे के स्टैचू को वहां पर देख लेता है। छोटे भाई, लगता है तुम इस रेयर पीस को खरीद रहे हो, तुम्हें इसे जल्दी से खरीद देना चाहिए क्योंकि पूरे के पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही बने हैं, एक मेरे पास है और एक तुम खरीदने वाले हो। लेकिन तभी नोवा उस स्टैचू की ओर आगे बढ़ता है और उसे सीधा ही तोड़कर चकनाचूर कर देता है। सभी लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। लेकिन तभी वो शॉपकीपर को बोलता है, चिंता की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसके बदले 10,000 रेन देने के लिए तैयार हूं। नोवा, तुमने काफी अच्छा काम किया क्योंकि अब पूरे के पूरे वर्ल्ड में ये स्टैचू सिर्फ एक रह चुका है, जिससे कि तुमने मेरी वाली स्टैचू की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ा दी। और अब नोवा और शिर्ली वापस से अपने घर की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी शिर्ली नोवा से बोलती है, मास्टर, आखिरकार आपने उस स्टैचू को ब्रेक क्यों किया, क्योंकि वो तो एक बहुत ही प्रेशियस ट्रेजर था ना। बाद में जाकर नोवा उसे बताता है, शिर्ली, ट्रेजर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता बल्कि ट्रेजर्स तो लॉयल आदमी होते हैं जिन्हें कि तुम दुनिया में बहुत ही मुश्किल से ढूंढ पाते हो, जैसे कि तुम, शिर्ली। और शिर्ली तो इस बात को सुनकर सच में ही काफी ब्लश फील करती है। मास्टर, मैं हमेशा ही आपका साथ दूंगी। और अब हम लोग 6 साल बाद की कहानी देखते हैं जहां पर कि हम लोग देखते हैं कि अब नोवा भी फाइनली 12 साल का हो चुका है और शिर्ली के प्लॉट्स भी काफी बड़े हो चुके हैं और अब वो लोग अपनी एक नई जर्नी पर निकल चुके थे। सो गाइज, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ यार, मुझे पता है कि मुझे बहुत से एनिमेस का पार्ट 2 लाना है, पर अगर तुम्हें इस वाले एनिमे का पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो को हाइप कर लो और जैसे इस वीडियो पर 800 कमेंट्स पूरे हो जाएंगे मैं इस वीडियो का भी पार्ट 2 ले आऊंगा। और हाँ भाई, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता हूँ।